जिसे भारत के स्वाधीनता संग्राम में हुए शहीदों को समर्पित किया गया। इसमें नाराज होने की क्या बात है? मैं तो बस सोच रहा था। जिसे कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना। अगर कलकत्ता की सड़कों पर शेर चीते घूमते रहते तो फिर क्या होता? अरे बंगाल का शेर यानी कि बाघ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है और वो कलकत्ता में ही रहते थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1857 में हुई थी, उसके ठीक 50 साल बाद 1907 में उन्होंने इसकी कमान संभाली और पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका एक नया रूप दे डाला। वो थे सर आशुतोष मुखोपाध्याय। और बब्बर शेर? बब्बर शेर यानी शिंगो, हाँ वो भी है। कारी प्रसन्न सिन्हा या कारी प्रसन्न सिंह, जिन्होंने एक ओर महाभारत का अनुवाद किया था तो दूसरी ओर मुझे लेकर हुतुम पेंचा मोक्षा भी लिखा था। और गेंडा, उसका क्या? गेंडा तो वो लोग हैं जिनकी मोटी खाल को कलकत्ता के महापुरुषों की शिक्षा भी भेद नहीं कर पाई। उन्होंने राम मोहन राय की निंदा की और विद्यासागर के बारे में व्यंग्य गीत भी लिख डाले और हर गली मोहल्ले में गाते फिरते रहे और वो सब उन्हें बर्दाश्त भी करना पड़ा। वास्तव में यही बातें दर्शाती हैं कि वे सब महापुरुष अपने समय से कितने आगे थे। विवेकानंद को भी तो ये सुनना पड़ा कि वे कोई सन्यासी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ईसाइयों की भूमि का दौरा किया और मांस खाया, जबकि उन्होंने ही शिकागो में अपने असाधारण भाषण से भारत का नाम रोशन किया। उनके गुरु श्री रामकृष्ण को भी तो सुनना पड़ा था कि वे अनपढ़ हैं, जबकि उन्होंने अपने सैनिक और विद्वानों को एकत्रित कर लिया था। ये वही महात्मा है जिन्होंने जोतो मौत तोतो पौत का प्रचार किया, यानी कि जितने दृष्टिकोण हैं उतने ही रास्ते हैं। उन्होंने न केवल सर्वधर्म संभाव की बात की, बल्कि कलकत्ता के जीवन दर्शन के बारे में भी बताया। रविंद्रनाथ टैगोर को भी कुछ कम नहीं सहना पड़ा। उन्हें तो ये भी कहा गया था कि उनकी सभी लेखनी अस्पष्ट है और उन्होंने बिल्कुल बेतुके उद्देश्यों को लेकर शांति निकेतन की स्थापना की है, परंतु उनको मिले नोबेल पुरस्कार आज भी मेरी गौरव गाथा की पहली पंक्ति है। 1911 में भारत की राजधानी के दर्जे से भले ही मुझे विस्थापित कर दिया गया, लेकिन उसके सिर्फ 2 साल बाद ही मेरे सिर पर एक ऐसा ताज पहनाया गया जिसकी चमक कभी भी कम नहीं होने वाली। नोबेल कमेटी ने घोषणा की रविंद्रनाथ टैगोर को उनके गहरे, संवेदनशील, ताजा और सुंदर कविता के कारण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। बिल्कुल। क्या तुम एक ही शहर से 6 नोबेल पुरस्कार विजेताओं की कल्पना कर सकते हो, और वो भी 5 अलग-अलग क्षेत्रों में? 1909 में रोनाल्ड रॉस को नोबेल प्राइज मिला चिकित्सा विद्या के लिए। 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल मिला सीवी रमन को। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल मिला इकोनॉमिक्स के लिए, और 2019 में अभिजीत विनायक बंदोपाध्याय को वैश्विक स्तर पर गरीबी कम करने की ओर किए गए उनके कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसा नहीं है कि नोबेल मिलना ही सब कुछ है। वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने भले ही नोबेल पुरस्कार ना जीता हो, लेकिन वो मेरे आकाश के एक जगमगाते सितारे हैं। उनकी प्रतिभा पेड़ पौधों में जीवन की खोज से लेकर रेडियो के आविष्कार तक फैली हुई है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय इंग्लैंड की रॉयल केमिकल सोसाइटी द्वारा केमिकल लैंडमार्क पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के मानक वाहक सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर बोसोन कण का नाम रखा गया है। भारत में स्टैटिस्टिक्स चर्चा के जनक योजना आयोग के वास्तुकार प्रशांत चंद्र महारानविस भी इसी शहर के निवासी थे, जिनका जन्मदिन अब नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। मुझे तुम्हारे गुब्बारे को पंचर करने का बेहद अफसोस है।
लेकिन विज्ञान का ये महान केंद्र कभी कभी अवैज्ञानिक संख्याओं का केंद्र भी बन जाता है। 1857 में कलकत्ता में अचानक मृतकों के वापस लौटने की अफवाह फैली। किसी ने कहा इस साल जितने लोगों की मौत हुई है ये सभी लोग काली पूजा की रात को लौट आएंगे। और फिर कुछ लोग बोले नहीं, पिछले 10 सालों में जितने लोगों की मौत हुई है वे सभी 15वीं कार्तिक को वापस लौट आएंगे। पूरे शहर में हलचल मच गई। बहुत से लोग बेचैनी से अपने मृतक परिजनों के लौटने का इंतजार करने लगे। इस पर गाना भी बना लिया गया था, पता है? मर गया था जो आ रहा लौट के, बहता हुआ आ रहा है राणा घाट पे, पकी गर्दन उसकी और पेट है फूला सा, पानी पी पी कर बन गया है जली सा। Guilty as charged। 1979 की अफवाह भी कुछ कम नहीं थी कि अमेरिका द्वारा भेजा गया सैटेलाइट स्काईलैब कभी भी टूट कर गिर पड़ेगा। लोगों का बस चलता तो वो आसमान की ओर देखते हुए ही सड़क पर चलते। कोई तो पूरा दिन हेलमेट पहन कर ही घूमते थे। हाँ, स्काईलैब के कुछ टुकड़े गिरे जरूर थे, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया था, पर्थ और उसके आसपास के कुछ अन्य जगहों पर। कलकत्ता से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी अफवाह या शायद पागलपन था कि गणेश जी ने दूध पीना शुरू कर दिया। 1995 की एक दोपहर को, याद है तुम्हें? चाहे वो मंदिर के गणेश हो, कैलेंडर के गणेश हो या फिर दीवार पर टंगे गणेश हो, सभी गणेश जी ऐसे दूध पी रहे थे जैसे ही मानो उनका जीवन उसी पर निर्भर हो। सभी दूध लेकर सिर के बल भाग रहे थे कि अपने निकटतम गणेश जी को दूध पिलाया जाए। मानो अगर वे इस मिरेकल को देखने से चूक गए तो उनके पुण्य का जो कोटा है ना वो कम हो जाएगा। इसे ही कहते हैं डिलोजियो का फैंटम पंच। तो उसे जानती हो? तुम्हारे से काफी पहले एक 17 साल का एंग्लो इंडियन लड़का जो हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी का शिक्षक था, जिसने अपने छात्रों से कहा तर्क करो, मान्य करो, अपने तर्क का उपयोग करो, परंपरा को चुनौती दो। और उसके लगभग सभी छात्र उन्हें शिष्य कहना बेहतर है, जो दूर दूर तक यंग बंगाल के रूप में फैल जाते हैं और जुड़ जाते हैं समाज को सुधारने की कोशिश में। ये सब भी तो यहीं पर हुआ था ना? मुझे अच्छे से याद है किस प्रकार उन युवाओं ने रूढ़िवादी ब्राह्मणों को झकझोर कर समाज को सुधारने की कोशिश की। 70 के दशक में एक और युवा दल ने हिंसापूर्ण नस्ल आंदोलन के माध्यम से ठीक इसी प्रकार सिस्टम पर प्रचंड प्रहार करने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार बम और गोलियों से समाज सुधार की इस प्रक्रिया का प्रशासन जवाब भी बहुत जोरदार था, क्योंकि तब तक राजनैतिक परिस्थिति काफी जटिल हो चुकी थी। वो एक भयानक दौर था। रात भर बम के विस्फोटों और पुलिस जीपों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी और सुबह होते ही नजर आती थी गंगा के तट पर बहते हुए न जाने कितने प्रतिभाशाली लोगों की लाशें। गर्म जवान खून के धब्बों से तुम्हारा शरीर उस दिन लाल हो गया था। विचारधारा और परंपरा खो गए थे एक नए मुखौटे के पीछे। हाँ, जो तो मौत तो बहुत। नक्सल आंदोलन किसी के लिए आतंक का कारण बना तो किसी के लिए रोमांटिक नॉस्टैल्जिया। चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन, इस स्लोगन को लेकर कुछ लोग मुंह बनाकर मंद मंद मुस्कुराते ही थे। पर मुझे बताओ, क्या कोई यहाँ रहकर चीन के नेता से प्रभावित नहीं हो सकता? क्या कलकत्ता विश्व नागरिकता का केंद्र नहीं? हाँ, जहाँ भी तुम्हारी प्रमाण है, अंग्रेजी भाषा सीखनी है, पाश्चात्य संस्कृति को समझना है और द्विजेंद्रनाथ ठाकुर, जिन्होंने संस्कृत से बांग्ला में मेघदूतम का अनुवाद किया, बांग्ला में दर्शन शास्त्र पर किताबें लिखी, आशुलिपि के बांग्ला संस्करण में सुधार किया और यहाँ तक कि बक्से बनाने पर भी एक किताब लिख डाली। सत्येंद्रनाथ ठाकुर ये प्रथम भारतीय IAS थे और उस जमाने में अपनी पत्नी को अपने साथ विदेश लेकर गए। अच्छा? ज्योतिरिंद्रनाथ ठाकुर से लेकर ब्रह्मो धर्म पर पूरी किताब ही लिख डाली। गगनेंद्रनाथ ठाकुर और अमरेंद्रनाथ के चित्र और कहानियां दोनों ही बंगाली संस्कृति का खजाना माने जाते हैं।
परिवार से भी बहुत प्रभावित हूँ। उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी एक ओर वायलिन बजा रहे थे और दूसरी ओर बांग्ला में बाल साहित्य की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। उन्होंने बच्चों के लिए एक पत्रिका प्रकाशित की और उनके आविष्कार ने हाफ टोन प्रिंटिंग में क्रांति ला दी। उनके बेटे सुकुमार राय ने अपने हास्य छंद और गद्य से सभी को चौंका दिया। उनकी नॉनसेंस क्लब की बैठकों में प्लेटो से लेकर तुर्गेनेव तक सभी पर गंभीर चर्चा होती थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर सुबह पूर्व और पश्चिम दुनिया की सारी बेहतरीन चीजों को एक गिलास में घोलकर पी जाते थे। सिंथेसिस करने की ये क्षमता तो हमारे अंदर हमेशा से रही है ना। 1835 में पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान से स्थानीय लोगों को शिक्षित करने के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। फिर बाद में नृत्य कलाकार उदय शंकर ने रूसी नृत्यांगना आना पावलोवा के साथ हाथ मिलाया और पेश किया विश्वविख्यात बैले राधा कृष्ण। 1955 में सुकुमार राय के बेटे सत्यजीत राय ने अकेले ही अपनी पौधे पांचाली के जरिए भारतीय सिनेमा में न्यू वेव शैली की शुरुआत की। वो हमेशा कहते थे कि हॉलीवुड फिल्म में देखे बिना वो कभी भी फिल्म निर्माण का अपना व्याकरण नहीं बना सकते थे, जबकि विदेशियों को उनकी सिनेमा में हमेशा शुद्ध भारतीयता की ही झलक मिलती थी। ग्रहण करना, आत्मसात करना और अवशोषित करने की ये क्षमता तो मेरी रग रग में दौड़ती है। बिल्कुल सही। सत्यजीत राय ने पूर्व और पश्चिम दोनों को समान रूप से मुक्त किया है। तभी तो 1992 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वही क्यों, तो मित्रों को भी सिनेमेटोग्राफी में उत्कृष्टता के लिए ईस्टमैन कोडाक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सराहा गया था। कितनी अजीब बात है। शुभ्र मित्र सत्यजीत राय की शुरुआती फिल्मों में कैमरामैन हुआ करते थे। अफसोस कि उन्हें कभी भी वह प्रसिद्धि नहीं मिली जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर में से एक के रूप में उन्हें मिलनी चाहिए थी। माफ करना, गुमनाम नायकों के प्रति तुम्हारा ये जो जुनून है ना कि मेरी समझ से परे है। समझ ही नहीं आता कि तुम असल में उदार हो या अत्यधिक आलोचनात्मक। जब भी दुनिया आपको शहर की किसी का योगदान करे, कलकत्ता वासी तुरंत एक दूसरे व्यक्ति को पेश कर देंगे और कहने लगेंगे, भाई इन्हें क्या कमी है, इन्हें इनका हक क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं? कलकत्ता के लोग विजेताओं को लेकर जश्न मनाना भी जानते हैं और साथ साथ जो लोग पीछे छूट गए हैं उनका सम्मान करना भी। हम उन लोगों की उपेक्षा नहीं करते जिन्होंने पुरस्कार नहीं जीता, जो बिना प्रसिद्धि के ही चले गए, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी कलाकार या विचारक का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, ये देखकर कि उन्होंने कितना पुरस्कार एकत्रित किया है, ना कि ये समझकर कि उन्होंने कितना सोना बटोरा है। इसीलिए जब तक लोगों तब तक बादल सरकार भी, जब तक शूरी गंगोपाध्याय तब तक कोमल कुमार मुजुमदार भी। जिस प्रकार हम पंकज राय को सर माथे पर रखेंगे, उसी प्रकार शूटे बैनर्जी को, जैसे हेमंतो, मान्ना, शुंदा इनको सिंहासन पर बैठाएंगे, वैसे ही सुचित्रा मित्रोपोलिका बंदोपाध्याय को भी सलामी देंगे और साथ ही निर्मला मिश्र, प्रतिमा बंदोपाध्याय को भी, और निखिल बैनर्जी के सितार वादन में कभी खो जाएंगे। ये कोई सनक नहीं, इसे कहते हैं गहरी अंतर्दृष्टि, समझे? समझे, लेकिन कृपया मुझे ये बताइए कि ये केवल जाने माने 1947 में विभाजन के बाद आए शरणार्थियों पर क्यों नहीं लागू हुई? वो भी तो हमारे हुए थे, उनके प्रति इतना तिरस्कार क्यों, इतनी उपेक्षा क्यों? ये तो बहुत पुरानी बातें हैं और मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि प्रवासियों और निवासियों यानी कि बांग्ला और घोटी के बीच का झगड़ा कुछ कड़वा रहा है।
खासकर फुटबॉल के मैदान